ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बाकी के दूसरे चैप्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ अलग कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। सिलेबस ये यहाँ इतना दिख रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि इसमें से अधिकांश सिलेबस में वो टर्म लिखे हुए हैं जो आप पहली बार में देख रहे हैं। तो ये चैप्टर ही बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन ये पूरा फीलिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा देगा। यानी कि जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, फॉर्मुलेशन है, वैसे ही यहाँ पर भी देखोगे आप तो इस जगह पर भी लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर, फॉर्मुलेशन, आइसोमेरिज्म, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा फीलिंग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 11th याद करो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप था जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वाइड एप्लीकेशन है। जितने भी आप मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं उसमें से अधिकांश कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कुछ एक का फार्मूला हम लोग देखें तो K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब फार्मूला देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ अलग है, क्योंकि अभी तक जो फार्मूला आप पढ़ते थे वो NaCl होता था, C6H12O6 होता था, लेकिन यहाँ फार्मूला में आप क्या देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, यानी कि इनका फार्मूला भी कुछ अलग तरीके से ही लिखा गया है। ये सिर्फ आर्टिफिशियल ही नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नेचुरली भी पाए जाते हैं। जैसे आप कुछ एक का नाम सुने होंगे, हीमोग्लोबिन, बता सकते हो कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। और हीमोग्लोबिन में आयरन के कंपाउंड पाए जाते हैं, आयरन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसी तरीके से क्लोरोफिल की वजह से लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है, इसमें मेटल मैग्नीशियम होता है, यानी क्लोरोफिल में कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम के होते हैं। और उसी तरीके से विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है। एक बार एग्जामिनेशन में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सेट में पूछा था नेम द मेटल विच कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, और दूसरे सेट में पूछा हुआ था नेम द मेटल विच कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन विटामिन बी 12। हीमोग्लोबिन नहीं पूछा था क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सा है, एक नहीं पढ़ने वाला भी जानता है कि अच्छा आयरन का कमी होता है, ब्लड का कुछ डिफिशियंसी होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके डाइट में आयरन जाना चाहिए, पालक खाइए, या फिर आयरन का गोली देते हैं, आयरन के स्पेशलाइज्ड बिस्किट भी आते हैं, वो भी आपको डाइट में देते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, सिंपल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच मेटल एंड लिगेंड्स आर लिंक्ड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज स्टार्टिंग के आधे घंटे में जैसे ही कुछ कुछ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन वो जाकर के क्लियर होगा यहाँ पर, यानी कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, और कोशिश करेंगे कि आज ये सम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो जाए। तो अभी जो बोलते वक्त में, जैसे अभी हम बोल दिए इन विच सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, अब एक नया टर्म आ गया, कौन सा, लिगेंड। तो पेशेंस रखोगे, ये जब यहाँ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर पहुंचेंगे तो जितने भी टर्म्स आएंगे बीच में वो सबको हम डिफाइन करते चले। तो वहां तक पेशेंस रखना है, वहां के बाद में फिर क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जितना क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा वो सब क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट डाउन द टॉपिक इंट्रोडक्शन। लिखिए इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स are inorganic compound in which central metal and ligand LIGAND, central metal and ligand
are linked with coordinate bond, are linked with coordinate bond, with coordinate bond. in it इसी में in it central metal has primary as well as secondary valency, primary as well as secondary valency, अब देखो यहां पर भी एक नया टर्म आ गया। नया टर्म कहने का मतलब नया क्वेश्चन मार्क। वैलेंसी तो सुने थे, अब ये प्राइमरी क्या हो गया और सेकेंडरी क्या हो गया। पेशेंस रखोगे कहां तक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक। इसका एग्जाम्पल में ये लिख लो, K4 FeCN6। एक और एग्जाम्पल, CO NH36 Cl3 एक्सेट्रा। नोट में लिखिए अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, देखिए हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल and vitamin B12 also consist complex compound of iron, magnesium and cobalt respectively, iron, magnesium and cobalt respectively, अब आप इसको भी नोट कर लो बॉक्स में, क्योंकि स्टेटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है इस तरीके से जो पॉइंट लिखते हैं वो तुरंत ध्यान जाता है आपका और वो याद हो जाएगा। इसको भी लिख, हेडिंग डाल लिया आप तो, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है। पहले डिक्टेट कर देते हैं, लिखवा देते हैं, उसके बाद में फिर देखिए, अल्फ्रेड वर्नर was synthesized large number of compounds and studied their properties, large number of compounds and studied their properties, the explanation given by him about coordination compound is called Werner's coordination theory, Paragraph change. Followings are
the main postulates following are the main postulates of this theory. Main postulates of this theory. डैश दे करके पॉइंट वाइज लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, a coordination compound has ionizable as well as non-ionizable part, Second point, in coordination compound central metal shows primary as well as secondary valency. Next point, the primary valency of central metal is related to oxidation number, and it depends on the ions, or charged species, ion or charged species. Next point, the secondary valency is related to coordination number, and it depends on the ligand, Last point, the geometry of the complex depends on the value of coordination number. चलो सुनोगे आप, यहां पर हम लोग को पढ़ना है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर के नाम पे पढ़ा है. अल्फ्रेड वर्नर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का स्टडी किए,
उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनका प्रिपरेशन किए और उनसे जो कंक्लूजन निकल करके आया उसी को वार्नर्स थ्योरी कहा जाता है, या वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दिए। इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला पॉइंट आयोनाइजेबल भी पार्ट होता है और नॉन आयोनाइजेबल पार्ट भी होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ पार्ट आयोनाइज कर जाएगा और कुछ आयोनाइज नहीं करेगा। दूसरा पार्ट इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये दो वैलेंसी हुआ। प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड होता है ऑक्सीडेशन नंबर से और सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर आयन पर डिपेंड करते हैं या चार्ज स्पेसीज पर, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है लिगेंड्स के ऊपर में। उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कैसा होगा वो शेप भी डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। ये इतना था वार्नर्स थ्योरी। क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 से 3 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं। रही बात आपके समझने का, तो हम जहाँ तक समझते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, कि आपको समझ में कहाँ से आएगा, जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स तक पहुँचेंगे। क्योंकि अभी तो आपको दिमाग में लग रहा हो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये क्लियर नहीं हुआ है, आपको पेशेंस रखना है। आप देखो तो यहाँ टर्म वगैरह भी यहाँ जैसे ही आएंगे ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है उसको डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे, लिगेंड को डिफाइन करेंगे, वो सारा टर्म आएगा। लेकिन यहाँ तक आपको क्या रखना है, पेशेंस। तब तक क्या करना है, हाँ वो टर्म सुना हुआ होना चाहिए। जैसे अब इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि सेंट्रल मेटल का वैलेंसी कितना होता है, 2। कौन कौन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये नहीं सर समझ में आता है कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है, लेकिन आपने बताया तो ये हमने याद रख लिया कि एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी। इसका फार्मूला चूंकि बड़ा जैसा दिखता है, कुछ अलग तरीके का दिखता है, तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। इसमें कुछ आयोनाइजेबल भी होते हैं और कुछ नॉन आयोनाइजेबल भी। अब कौन सा आयोनाइजेबल है कौन सा नॉन आयोनाइजेबल है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर सीखें। अब इसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक और पार्ट हम लोग कर लेते हैं। डबल साल्ट एक डिफरेंस है, आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे सबको। डबल साल्ट नाम से ही पता चल रहा है, कितने साल्ट होंगे, 2, और ये 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है में है। और 2 डबल साल्ट आपको प्रिपेयर करना है, एक मोर साल्ट, ये प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिखोगे ही, और दूसरा पोटासियम जिसे फिटकिरी कहा जाता है। ये 2 साल्ट का प्रिपरेशन करना है आपके लैब में। इन दोनों को हम लोग डबल साल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों डबल साल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब मोर साल्ट का प्रिपरेशन किया जाएगा तो आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाया जाता है, इन दोनों के मिक्स करने पर ये बनता है। अब वहीं पोटासियम के प्रिपरेशन के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और पोटासियम सल्फेट K2SO4 को मिलाने से बनता है। यानी कि द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट। ये तो क्लियर हुआ होगा कि इसका नाम डबल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 2 साल्ट हैं। जैसे इसमें आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों के मिलाने से ये बना है। ये कहा गया प्रोसेस क्या है जो इन दोनों का इक्विमोलर अमाउंट लेते हैं। लैब में कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होगा और मे भी वाइवा में आपसे एक्सटर्नल जो है पूछ सकते हैं कि कॉपी खोलेंगे तो वहाँ दिखाई देगा, तो बोलेंगे ये कैसे बनाया। तो आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का इक्विमोलर अमाउंट लेते हैं। इक्विमोलर कहने का मतलब अगर इसका 0.1 मोल तो दूसरे का भी 0.1 मोल, दोनों को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिस्टिल वाटर में, सॉल्यूशन बन गया। कोशिश करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व करें। अब इसे रिक्रिस्टलाइज करना है, अब उसे हीट करते हैं। हीट करते हैं तब तक जब तक ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अचीव नहीं कर ले। कैसे पता चलता है, तो उसमें हम लोग ग्लास रॉड हीट कर रहे हैं और ग्लास रॉड से उसको स्टीर करते जाते हैं और फिर यहाँ निकालते हैं और ऐसे ग्लास रॉड को टिल्ट करते हैं। यहाँ जो ड्रॉप है, अगर ये ड्रॉप गिरने के पहले यहीं सॉलिडिफाई कर जाए, लिक्विड है यहाँ पे सॉलिडिफाई कर जाए, जैसे वैक्स देखते होगे, मोम, कई बार में कैंडल से आप करते हैं तो किनारे में वो सॉलिडिफाई कर जाता है ठंडा होने के बाद में।
तो अगर ये सॉलिडिफाई कर गया, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इस सॉल्यूशन का आ गया है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आकर के देखेंगे तो इसके अपर पार्ट पर सारा वो क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो गया। जैसे गर्म दूध को आप छोड़ देते हैं तो छाली जम जाता है, उसी तरीके से अपर पार्ट पर सॉलिड जम जाएगा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे बॉटम में रहेगा, उसको मदर लिक्वर कहा जाता है। उसको आप निकाल लिए। इस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहा गया, क्योंकि आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ऑलरेडी क्रिस्टल के फॉर्म में थे, उनको डिसॉल्व करके फिर से क्रिस्टल बनाया गया, इसलिए इस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहा गया। वैसे ही पोटासियम यानी फिटकरी बनाने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट के इक्वल अमाउंट को मिक्स करते हैं। और देखो इट इज द टाइप ऑफ साल्ट, it is the type of salt or chemical substance formed by mixing and recrystallization of two different salt. Recrystallization of two different salt. Recrystallization of two different salt. इसके एग्जाम्पल में ये लिख लो। एक मोर साल्ट है जो आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से बना है, और दूसरा पोटासियम है जो एल्युमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से बना है। ये फार्मूला हो गया आपका पोटासियम का, और ये फार्मूला हो गया आपका मोर साल्ट का। ये बीच वाला पार्ट छोड़ भी सकते हो, ये जरूरी नहीं है। मोर साल्ट के सामने में मोर साल्ट का फार्मूला और पोटासियम के सामने में पोटासियम का फार्मूला, ये लिख लो। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट and coordination compound. Difference between double salt and coordination compound. Coordination compound. तो 3 पॉइंट लिखेंगे। बेस को 2 इक्वल हाफ में बांटो। एक तरफ लिखो डबल साल्ट और दूसरी तरफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखवाएं? देखिए डबल साल्ट में फर्स्ट पॉइंट, it completely ionizes in solution. It completely ionizes in solution and loses its identity, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो, it partially ionizes and retain यानी कि रखता है, RETAIN, and retain its identity in solution. डबल साल्ट में दूसरा पॉइंट, in it metal has only primary valency. In it metal has only primary valency.
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो, इन इट metal has primary as well as secondary valency, एक एक एग्जाम्पल लिख लो डबल साल्ट में। जैसे अभी लिखे मोर साल्ट का ही लिख सकते हो, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K4 FeCN6, और भी बहुत सारे होंगे इस सेक्शन। चलो देखो यार, अब इस जगह पर हम लोग वो टर्म्स के बारे में पहुंच गए उस वाले टॉपिक पर जहां जितने पार्ट आए हैं वो सब अब क्लियर होगा धीरे धीरे एक एक करके। जैसे पहला पार्ट यहाँ दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं, उसके बाद में फिर समझाते हैं। देखो तो, इट इज द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, इट इज द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट of coordination compound. It is the non-ionizable part of coordination compound. It is represented by a square bracket. It is represented by a square bracket. And it consists central metal, as well as ligand. It consists central metal as well as ligand. Paragraph change. It may be cationic, anionic, or neutral. Cationic, anionic और न्यूट्रल। बोर्ड पर देखना कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। जैसे यहां पर FeCN6 4- इस जगह पर CONH3 6 3+, और यहां पर NiCO4 है। ये सब देख रहे हो कि वो स्क्वायर ब्रैकेट से लिए हम। अभी आप मत सोचो कि उसके ऊपर में सर 4- कहाँ से आ गया, 3+ कहाँ से आ गया, उसके बारे में नहीं, सब एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये बताएं कि पूरे कंपाउंड में वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा जाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। इसे कटायनिक, अनायनिक या न्यूट्रल कहा जा सकता है, वो उसके चार्ज के अनुसार से। और इतना तो तुम बता ही सकते हो, बताओ तो ये कटायनिक होगा, अनायनिक होगा या न्यूट्रल होगा? इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो निगेटिव होने की वजह से अनायनिक नेचर का होगा। ये बताओ कटायनिक, अनायनिक या न्यूट्रल? ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इन्हें कहा गया कटायनिक, और ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। अब सिर्फ इतना बताए कि पूरे कंपाउंड का जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अब यहां पर आपको ये समझ में एटलीस्ट आ गया होगा कि इस कंपाउंड का ये वाला पार्ट जो बचा हुआ रह गया है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। आप ये एग्जाम्पल नोट करो, कैसे लिखे हैं वैसे। सेकेंड टर्म आ गया। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़े थे। सेंट्रल मेटल क्या है? लिखो, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट,
inside the coordination entity. It is the first element inside the coordination entity. Inside the coordination entity. Coordination entity. Paragraph change. If the oxidation number, paragraph change करके लिखो, if the oxidation number of central metal, oxidation number of central metal is zero, then it is called central metal atom. Then it is called central metal atom. Central metal atom. And if it has some oxidation number, then it is called central metal ion. Then it is called central metal ion. Central metal ion. अब यहां बोर्ड पर देखो, कह रहा है सेंट्रल मेटल है क्या, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो आप, जैसे यहां K4Fe2CN6 ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं उसको भी लेके चलते हैं, CONS3 और Cl3 ले लिए। अब कह रहा है द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताए हैं, बताओ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहेंगे। तो बता सकते हो इसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा, आयरन Fe, ये हो गया सेंट्रल मेटल। इसमें कोऑर्डिनेशन है कोबाल्ट, ये हो गया सेंट्रल मेटल। अब एक पार्ट लिखवाए हैं कि अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, अगर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है तब उन्हें सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कुछ भी +1 +2 +3 +4 कुछ भी आए, मेटल है तो पॉजिटिव ही आएगा, तब उन्हें सेंट्रल मेटल आयन कहा जाएगा। लेकिन जब तक क्लियर नहीं है कि एटम है या आयन है तो सिंपल हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है तो इसके ऊपर में तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, हमें निकालने के लिए आता नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, अभी नहीं सीखे हैं, तो तब तक हम लोग इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 आया तब उन्हें सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और अगर +1 +2 +3 आया तब उन्हें सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। क्लियर है, इसको नोट करो। इट इज द आयोनाइजेबल पार्ट, it is the ionizable part of coordination compound. It is the ionizable part of coordination compound and present outside the coordination entity, and present outside the coordination entity, चलो बोर्ड पर देखो। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात किए थे कि इट हैज आयोनाइजेबल एज वेल एज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। अभी हम लोग यहाँ टर्म पढ़ चुके कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी कि सॉल्यूशन में जाने के बाद में भी वैसे ही वो गिरा हुआ रहेगा। दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में है, चाहे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, वो आयोनाइज कर जाता है सॉल्यूशन में। जैसे अगर हम लोग K4FeCN6 को ले लें, बोर्ड पर देखना, बाद में कॉपी करना, K4FeCN6, इसे जब आप सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका ये पार्ट आयोनाइज कर जाएगा। तो पोटासियम का आयन कैसे बनता है, K+, और इसका नंबर कितना है 4, तो इसके आगे में डाल देते हैं 4K+।
प्लस बचा हुआ ये पार्ट जो नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज नहीं करेगा सॉल्यूशन में, FeCN6। अब चार्ज देखो, जैसे अगर हम लोग MgCl2 लेते हैं या कोई भी पार्ट, सिंपल सा देखिए, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, तो क्लोरीन के ऊपर में माइनस चार्ज है, तो सोडियम के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। उसी तरीके से पोटासियम का चार्ज हमें दिख रहा है K+ है और नंबर कितना है 4, तो कितना हो गया 4+, तो बताओ यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा 4-। उसी तरीके से इसे अगर हम लोग देखें CO NH3 और Cl3, तो काउंटर आयन बाहर होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, तो ये काउंटर आयन होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट बचा रह जाएगा, यानी CO NH3 और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ जाएगा 3Cl, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज, माइनस। अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में, अभी जो बताया वो यहाँ पर 4+ था, इसलिए यहाँ 4- हो गया, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे 3, ये तो 3- है, तो न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे 3+। अब यही कंसेप्ट देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ पर ये 4- कैसे आ गया, 3+ कैसे आ गया, ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। अब समझ में आया 4- और 3+ कैसे किए, यानी हमने काउंटर आयन को हटा दिया था, और जब काउंटर आयन को हटा दिए तो जो रेस्ट चार्ज आया वो इसके ऊपर में आ गया, तो यहाँ पर इस जगह पर 2 पार्ट आ गया, यहाँ ये काउंटर आयन है और यहाँ पर Cl-, यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस कंपाउंड में काउंटर आयन कौन है, तो K+ और इसमें काउंटर आयन कौन है Cl-। अगर नंबर पूछे कि इनका नंबर कितना है, तो 4 और इसका नंबर कितना है, बोलो क्लियर है। तो देखो धीरे धीरे करके 2-3 टर्म आप सीख गए। आप ये सीख गए कि सेंट्रल मेटल कौन है, आप ये सीख गए कि काउंटर आयन कौन है, आप ये सीखे कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी किसे कहा जाता है। अब वो कोऑर्डिनेशन इंटिटी कटायनिक है या अनायनिक है, इसके बारे में एक आध टर्म और है, उसके बाद में वो क्लियर होगा, इसको नोट करो। देखो लिगेंड्स के बारे में, ठीक है, द न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसिस, द न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसिस having lone pair electron to form coordinate bond, lone pair electron to form coordinate bond with central metal, coordinate bond with central metal are called ligand, central metal are called ligand. Paragraph change. Ligands are present inside the coordination entity just after the central metal, after the central metal, यानी जैसे इसी एग्जाम्पल को लेकर चलें, K4FeCN6 है, तो कहा गया लिगेंड कोऑर्डिनेशन इंटिटी के अंदर में होते हैं, सेंट्रल मेटल के बाद में। तो आप बता सकते हो इसमें लिगेंड कौन होगा, लिगेंड होगा Cn- और ये 6 इसका नंबर है, तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो, 6Cn-। वहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल को ले हम लोग, CO NH3 और Cl3, और यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जी इसमें लिगेंड कौन है, तो बताओ क्या लिखेंगे, लिगेंड कौन है NH3, लिगेंड NH3 है, इसका नंबर कितना है 6,
तो ये यहाँ पर हम लोग 6 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया? हर एक के ऊपर में चार्ज होता है और ये पूरा लिगेंड, यहाँ ये देखो आपके बुक में जितने सारे लिगेंड हैं उन सबको हम एक जगह पे कलेक्ट कर दिए हैं टेबुलर फॉर्म में। ये इतने सारे लिगेंड हैं 40, ये यहाँ पर आया है और उसी में कुछ न्यूट्रल है, कुछ निगेटिव चार्ज है। जैसे देखो यहाँ पे यह माइनस चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी कि न्यूट्रल है। यहाँ माइनस है, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है? प्लस, यानी कि लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। इसी में अभी जो हम आपको लिखवाए हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा इस जगह पर। देखो यहाँ Cn, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है? निगेटिव, यानी इसलिए वहाँ Cn को निगेटिव कहा गया है। NH3 देखो क्या है, ये न्यूट्रल, तो इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल लिखा गया है। तो ये जब हम लोग यूज करेंगे तब ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि ये न्यूट्रल है, अनायनिक है या कटायनिक है। अभी तो सिर्फ हमने आपको टर्म इंट्रोड्यूस किया है और अभी तक में आप क्या सीखे, अब इसको एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल करते हैं हम लोग। यहाँ देखो, अब इस कंपाउंड को ले लो K4FeCN6, जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? Fe, ये हो गया सेंट्रल मेटल। आप बताओ इसमें काउंटर आयन कौन है? ये हो गया काउंटर आयन, काउंटर आयन। बताओ इसमें लिगेंड कौन है? ये हो गया लिगेंड। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरा पार्ट हो गया। इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये इतना टर्म्स तो समझ में आ गया अब कि लिगेंड कौन है, सेंट्रल मेटल कौन है, काउंटर आयन कौन है। अब इसमें टर्म क्या बाकी रह गया हम लोग को सीखने के लिए? ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों में लिगेंड का ये लिस्ट आपको हेल्प करेगा। यानी कि सामने में ये लिगेंड का लिस्ट रखेंगे, यहाँ ये देख रहे हो कि डोनर एटम है, ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो बताएंगे तब। और इनके ऊपर का जो चार्ज है, जैसे यहाँ x के ऊपर में माइनस है, वो हेल्प करेगा। यहाँ पर इनका जो नाम देख रहे हैं वो नोमेनक्लेचर और फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। यानी कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पर बेस है, जो आपको अब अगले क्लास से जरूरत पड़ने वाला है। ये जब लिस्ट आप नोट करके लाओगे तब फिर यहाँ पर हम बताएंगे। टॉपिक देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? इसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और K4FeCN6 में Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, CONH3 में CO का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो निकालने का तरीका बताएंगे। और जब ये हो जाएगा तब इसके बाद में फिर हम लोग आएंगे किस बारे टॉपिक पर? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। लेकिन करना क्या है, ये लिस्ट आप लिखोगे यहाँ, ये यहाँ जो लिस्ट है वो, जैसे अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो वहाँ पर ये पॉज करके इसको नोट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों पार्ट यहाँ दिख रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा पार्ट, यानी कि ये पूरा फार्मूला भी लिखना है और ये नाम भी लिखना है, दोनों पार्ट। Thanks for watching this video.